together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है द ग्रेट डिस्कवरीज. आदाब दोस्तों, वेलकम टू अवर शो द ग्रेट डिस्कवरीज. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त उबैद, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पियासन मैम. और मैम आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है. थैंक यू, शुक्रिया. दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द बिग बैंग एंड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में. और जिसके लिए सबसे पहला सवाल मैं मैम से ये कहना चाहूँगी, मैडम ये बिग बैंग थ्योरी का नाम बहुत सुना है हम लोगों ने, ये है क्या आखिर में? जी, तो ये बिग बैंग, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बिग बैंग का जो नाम लगा, ये नाम लगा ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रेड हॉयल ने ये नाम लगाया. एंड एक्चुअली ये नाम लगाया ये मजाकिया टाइप का था, डेरिगेटरी था. क्योंकि एक्चुअली फ्रेड हॉयल जो थे वो एक और थियोरी को सपोर्ट करते थे जिसका नाम था स्टेडी स्टेट थियोरी. यानी कि कायनात जो है इन अ स्टेडी स्टेट है जो कंटिन्यूसली एक ही तरह से चलता है, जिसका इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट एज है. और जब लोगों ने प्रपोज किया बिग बैंग को, तो फ्रेड हॉयल ने उसको मजाकिया तौर से कहा, अच्छा तो आप बोलना चाह रहे हैं कि दुनिया ऐसे बिग बैंग के जैसे शुरू हुई. और ये एक मजाकिया तरीके से उन्होंने ये बताया था. लेकिन समां लोगों को ये नाम पसंद आ गया. और बाद में हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस पे ये थ्योरी को सपोर्ट करने लगा, तो फिर यही नाम लग गया और यही टिक गया. तो ये फनी चीज़ है कि एक्चुअली ये अपोजिंग पार्टी यानी स्टेडी स्टेट थियरिस्ट के तरफ से ये नाम पड़ा. जी. बट वो फिर टिक गया. अच्छा, ये ऑब्जर्वेशनल एविडेंस सपोर्ट के बारे में आप कुछ कह रही थी कि वो किस तरह से इसको एक्सपेंडिंग न्यूज़ को सपोर्ट करता है? जी, तो साइंस का तरीका क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ को साबित कर सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं? आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं और आपके ऑब्जर्वेशंस कोई चीज को साबित करते हैं, राइट? तो हम लोग अकॉर्डिंगली हमारे थियोरीज को बदलते हैं ताकि वो ऑब्जर्वेशन से अग्री होते हैं, जी, राइट? तो साइंस में कंटिन्यूसली ये चलता है कि आपके थियोरी और ऑब्जर्वेशन साथ साथ चलते हैं. आप जैसे ऑब्जर्व करते हैं वो बेसिस पे आप कोई थियोरी बनाते हैं, और अगर आपको कुछ और तरीके के ऑब्जर्वेशंस दिखाई देते हैं तो आप थियोरी में आप चेंजेस लगाते हैं या उसको टोटली भी बदल देते हैं. तो बिग बैंग के लिए दो ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस है. एक है रेडशिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज और दूसरी चीज है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. ये दो चीजें जो है ये बहुत ही ठोस सबूत है फॉर बिग बैंग थियोरी, जिसके वजह से कम्युनिटी, एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी ऑन द होल बिग बैंग थियोरी को ही सपोर्ट करती है कंपेयर टू स्टेडी स्टेट थियोरी. मैम, आपसे अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि हु डिस्कवर्ड द रेडशिफ्ट इन द लाइट फ्रॉम गैलेक्सीज? तो ये जो एडविन हबल है, ये नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे. इन्होंने बेसिकली क्या किया,
वो ज़माने में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप था माउंट विल्सन पे 100 इंच। तो उन्होंने क्या किया, कई गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया। अब फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये आमतौर की ज़िंदगी में हम लोग ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सपोजिंग एक ट्रेन आपकी ओर आ रही है, उसकी आवाज़ अलग रहती है और आपसे दूर जा रही है तो अलग आती है, यानी कि एक शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो सोर्स है क्या वेलोसिटी से आपके तरफ या आपसे दूर जा रहा है। ओके, अब एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स कुछ अलग फ्रीक्वेंसीज में एमिट करते हैं लाइट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स अलग फ्रीक्वेंसीज में लाइट एमिट करते हैं। और अगर ये गैलेक्सी आपकी ओर आ रहा है टुवर्ड्स यू तो वो ब्लू शिफ्ट होगा, और अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो वो रेड शिफ्ट होता है। तो एडविन हबल ने क्या किया, ये टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया ये वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि ये गैलेक्सीज हमारे से दूर आ रहे या पास आ रहे। उन्होंने डिस्कवर किया कि ज़्यादातर सभी गैलेक्सीज की जो लाइट है वो रेड शिफ्टेड है। रेड शिफ्टेड का मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। सवाल भी आपसे ही था कि व्हाट इज रेड शिफ्ट? जी, तो रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि रेड जो है वो लंबा वेवलेंथ रहता है, ब्लू जो रहता है शॉर्ट वेवलेंथ होता है। तो अगर आप रेड शिफ्टेड है तो उसका मतलब है आपका जो ओरिजिनल फॉर एग्जांपल वेवलेंथ है उससे इंस्टेड ऑब्जर्वर को आपका वेवलेंथ लंबे वेवलेंथ पे दिखता है, टुवर्ड्स द रेड, यानी लॉन्गर वेवलेंथ के पास दिखता है। और यही रेड शिफ्ट हम लोग को बताता है कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है हमारे से दूर जा रहा है। अगर ये सोर्स हमारे तरफ आ रहा है तो वो ब्लू शिफ्ट होता है, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है छोटी हो जाती, बेसिकली क्योंकि ये एक वेव है जो दब रहा है, तो आपके तरफ आ जाता है तो वेव दब जाता है, यानी उसका वेवलेंथ छोटा हो जाता है। अगर आपसे दूर जा रहा है तो जैसा पुराने टेलीफोन के तार थे, राइट, वो दूर जा रहा है तो वो खींच जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है। तो ये एक बहुत एस्ट्रोनॉमी में तो बहुत इस्तेमाल होता है टू मेजर वेलोसिटी ऑफ अ सोर्स। कोई भी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, साउंड, कुछ भी चीज है, ये चीज का अगर वेवलेंथ जो है लंबा रेड शिफ्ट हो रहा है, यानी ये चीज आपसे दूर जा रही है, और अगर पास हो रहा है तो और ये हम लोग आमतौर की जिंदगी में हम लोग आवाज के साथ ये करते हैं। जब हम लोग, अगर आप आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि यार गाड़ी आपकी ओर आ रही है, आपकी दूर आ रही है, तो उसमें फर्क होता है आवाज के, और ये फर्क से हम लोग पहले से हमको समझ में आ जाते हैं कि गाड़ी हमारे तरफ आ रही है या हमारे दूर जा रही है। तो ये रेड शिफ्ट एक्चुअली हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू गेट वेलोसिटी ऑफ द सोर्सेस। तो हबल ने क्या किया, कई गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया और नोटिस किया कि ज्यादातर ये सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। यस जी दोस्तों, अभी हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहे रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed. Ernest Hemingway. सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। स्वामी विवेकानंद।
नेकी करो, दरिया में डाल दो। मशहूर कॉल। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। मैंने आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपने हबल जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में बताया, उनका एक लॉ भी था, वो क्या था हबल लॉ? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हबल ने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर सभी गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट होता है। उसका मतलब ये है कि वो हमारे से दूर जाते हैं। राइट। अब वो ज़माने में एक और तरीका भी था, विच इज़ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सिफिड वेरिएबल्स। ये एक तरीका था जिससे हम लोग गैलेक्सी की दूरी का अंदाज़ा लगा सकते थे इंडिपेंडेंट तरीके से। ये बेसिकली किस किस्म के स्टार्स थे जिसकी हमको ब्राइटनेस मालूम है, वो कितने ब्राइट होने चाहिए, और अगर हम कोई और गैलेक्सी में उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस ऑब्वियसली बदल जाती है, लेकिन हमें मालूम है कि उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए। तो उससे हम लोग वो तारे का या वो गैलेक्सी का की दूरी का अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हबल ने क्या किया, सिंपल चीज किया, उन्होंने बेसिकली देखा कि किस तरह से वेलोसिटी डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे, और उनको एक बहुत सिंपल लॉ मिला। ये मिला कि जितना दूर है हमारे से वो गैलेक्सी, उतनी तेजी से हमारे से दूर भागते जा रहा है। यानी उसको मैथमेटिक्स में हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। उसको इक्वल टू साइन डाल दिए तो आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू हबल्स कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। तो ये आ गया हमारा हबल कांस्टेंट। ये हमें बताता है कि किस तरह से वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी बदल रहा है विद दूरी। यानी कि आपके जो पास के गैलेक्सीज है वो कम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, और दूर गैलेक्सीज जो है वो और तेजी के साथ जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा मैम, ये जो हबल्स का लॉ था उसने बिग बैंग थ्योरी को किस तरह सपोर्ट किया है? हाँ, तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि हबल्स लॉ बताता है कि जितनी दूर है गैलेक्सी उतनी ज्यादा तेजी से। तो अब आप इमेजिन कीजिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं और ये हर चीज आपसे दूर भाग रहा है। राइट। अब यही फिल्म को आप रिवाइंड कीजिए, यानी कि अभी तो जा रहा है लेकिन इन पास्ट एक पॉइंट पे था। राइट। तो फिर इसी को एक तो बोला गया एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, यानी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। अच्छा, एक जगह से फिर वो एक्सपैंड हो रहा है। और इसी चीज को अगर हम लोग रिवाइंड किए तो इसका मतलब ये सब एक पॉइंट पे था, पहले सब कुछ एक पॉइंट पे था। उसके बाद बिग बैंग ये चीज हुई जिससे ये फैलना शुरू हो गया। अब ये फैल के इतना टाइम हो गया कि अब हम लोग अभी भी वो फैलाव देख रहे हैं। तो वो बिग बैंग होके, तो इस तरह से हबल्स लॉ ने एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब दिया। यानी हम लोग पूछ रहे सवाल कि ये कायनात शुरू कैसा हुई, कैसे शुरू हुई, तो ये जवाब हमको हबल ने दे दिया कि ये एक्चुअली एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है। इसको रिवाइंड किए तो ये सब एक ही पॉइंट पे था, जिसके बाद बिग बैंग हुआ। क्यों हुआ हमको नहीं मालूम है, लेकिन हुआ। राइट। और इसके बाद ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, जिसके वजह से अब भी दुनिया फैल रही है। बिग बैंग का अगर देखा जाए तो एक्चुअली था क्या बिग बैंग में? मतलब बहुत बड़ा धमाका था या फिर पूरा सब कुछ चेंज था? क्या हुआ तो था? ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है जी, आम आदमी के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, फ्रेड हॉयल ने इसको एक मजाकिया तौर पे
नाम दिया बिग बैंग कि ऐसा बूम हो गया और पूरी कायनात शुरू हुई। लेकिन एक्चुअली ऑब्वियसली ये एक्चुअली शुरुआत है आपका स्पेस एंड टाइम का। आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसके पहले क्या था, इससे पहले क्या था भाई, क्या था, मतलब किस तरह की यूनिवर्स थी। इसी को हम लोग हमारा T=0 कह रहे हैं, यानी कि इसके पहले कुछ था नहीं, राइट। तो इसी से शुरुआत होती है, जिससे आपको एक तो टाइम का शुरुआत होता है, आपकी घड़ी स्टार्ट हो जाती है, और स्पेस भी बनता है, क्योंकि आपकी जो कायनात एक पॉइंट में थी, जिसको हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं, वो फिर फैलने लगी, राइट। तो आपके क्या होता है, उससे आपका स्पेस भी शुरुआत होता है और टाइम भी शुरुआत। तो उसके डेफिनेशन के बेसिस पे आप कह सकते कि इसके पहले कुछ था नहीं था। क्यों नहीं था, कैसे नहीं था, वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन शुरुआत इसके बेसिस पे अगर हम लोग बस ये ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि ये सब एक्सपैंड हुआ, तो ये एक पॉइंट पे था। अब कई कॉस्मोलॉजी का मतलब है वो साइंस एस्ट्रोनॉमी में सितारों के बारे में मालूम करते हैं। नहीं, शुरुआत बेसिकली ओरिजिन ऑफ द कायनात। कॉस्मोलॉजी का मतलब है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। हम सवाल पूछ रहे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। उसमें ये आप कई थियोरीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक है बिग बैंग, एक है फ्रेड हॉयल का स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी में बिग बैंग में आप देख सकते हैं कि बूम हुआ, बिग बैंग हुआ, शुरू हुई कायनात, यानी कि आपके कायनात की एक उम्र है, एक एज है और एक एक्सटेंट है, क्योंकि ये एक्सपैंड हो रहा है और उसके बेसिस पे फाइनाइट साइज है। फ्रेड हॉयल जो थे, ये लोग बिलीव करते थे स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी के हिसाब से कायनात हमेशा थी, ऐसी ही थी, अच्छा, राइट। और आपके पास ये कायनात में मैटर बनते जा रहा है, जो फैल रहा है, जिससे आपको मैटर बनता था। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरह से बिग बैंग में बूम में आप पूरा कायनात को शुरू कर रहे एक पॉइंट पे, स्टेडी स्टेट में आप कंटिन्यूअसली मैटर को क्रिएट कर रहे हैं। तो उस पर फर्क क्या है, आप या तो एक पॉइंट पे सब कुछ शुरू कर रहे हैं, या तो आप कंटिन्यूअसली शुरू कर रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी के हिसाब से आपके यूनिवर्स की या कायनात की कोई उम्र नहीं है, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि हमेशा ऐसी थी। इसकी साइज भी आपको इनफाइनाइट होती। बिग बैंग में आपके पास शुरुआत तो मालूम है कि बिग बैंग के बाद से जो है ये शुरुआत हुई है। और एक और थियोरीज भी है और इंटरेस्टिंग वाले, जो ऑसिलेटिंग है, कि ठीक है अभी तो हम लोग देख रहे हैं बिग बैंग, लेकिन हो सकता है बाद में ये रुक जाए, फिर ये कोलैप्स हो जाए, फिर कुछ यानी कंडेंस हो जाएगा, फिर तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, यानी कि हो सकता है कायनात के एक स्टेज में वो फैल रहा है, फिर हो सकता है वो, उसको बोलते हैं द ग्रेट क्रश, या ये एक पॉइंट हो जा रहा है, फिर ये ऑसिलेटिंग कॉन्स्टेंटली होते जा रहा है, एक पॉइंट पे वो एक्सपैंड होता है, एक बात पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के भी थियरीज है जो लोग दिस थिंग। बट जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस, कॉस्मिक पेक माइक्रोवेव बैकग्राउंड प्लस रेडशिफ्ट के बेसिस पे बिग बैंग ज्यादातर एक्सेप्टेड है। बट ऑब्वियसली ये दूसरे भी जो थियरीज है, ये भी थियरीज है, और कई इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जो इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में आप जानते होंगे प्रोफेसर नार्लेकर, प्रोफेसर जयंत नार्लेकर, जो हमारे ऑलमोस्ट सबसे वेल नोन और फेमस एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया में। तो नार्लेकर जो थे, ये फ्रेड हॉयल के स्टूडेंट थे। तो एक्चुअली नार्लेकर बिलीव करते थे स्टेडी स्टेट थ्योरी पे। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नार्लेकर साहब के ऑफिस के डोर पे एक्चुअली लिखा हुआ है कि बिग बैंग इज अ मिथ। दैट्स एक्चुअली रिटन ऑन हिज डोर, ऑफिस डोर। तो काफी लोग हैं जो एक्सेप्टेड वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स है जो बिग बैंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दो मैंने आपको बताया ये पॉपुलर है, लेकिन कई चीज है जिसके तो डिफरेंट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जी, तो कई थियोरीज है, और आई थिंक अच्छी चीज है, क्योंकि साइंस में ग्रोथ ऐसे ही हो सकता है अगर आपके पास, जैसे आमतौर पॉलिटिक्स में भी आपके पास रूलिंग पार्टी ऑब्जर्वेशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से बिग बैंग थ्योरी इज डोमिनेटिंग थ्योरी, लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर थ्योरीज भी बहुत माने रखती है, क्योंकि उसके वजह से ये दोनों, ये सभी थ्योरीज को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपके पास कोई है जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, जिसके वजह से साइंस का ये जो बिल्डअप है, हमारी सोच जो है, ये ज़्यादा खुले तरीके से
और डेवलप हो सकता है। तो ये जो दूसरे थियोरीज है, नॉट मच ऑफ ऑसिलेटिंग थियोरी, लेकिन स्टेडी स्टेट थियोरी तो काफी पॉपुलर भी है। जी। आपसे मैं आगे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB जी, वो क्या है? तो ये जैसे ये हम लोग देखा बिग बैंग हुआ, बूम, राइट? तो इन शॉर्ट आपके पास बहुत एनर्जी एमिट हो गया, राइट? तो लोगों ने कहा कि अगर वो बिग बैंग हो गया तो उसका तो कुछ रह जाना चाहिए ना, जो अगर आपके पास कोई धमाका हुआ, राइट, तो कुछ दिन के बाद भी आपको उसके कुछ साइंस दिखने चाहिए कि वो धमाका हुआ, राइट? लोगों को था कि ये धमाके की कुछ तो लेफ्ट ओवर रेडिएशन दिखना चाहिए। एंड बाय चांस 1965 में दो लोग थे, पेंजियस एंड विल्सन। ये लोग एक्चुअली कुछ और काम कर रहे थे। इन लोग बेसिकली एंटेना स्टडी कर रहे थे और उन लोग को मिला कि ये हर एक एंटेना से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे एक आपको एक बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी कि आप स्काई में कोई भी डायरेक्शन में करो तो ये वाला रेडिएशन आपको माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये माइक्रोवेव रीजन में था, या इसको टेम्परेचर में बदले तो ये 3 डिग्री केल्विन ऐसा था कि 3 डिग्री केल्विन कोई चीज़ जिसकी गर्मी 3 डिग्री केल्विन है, वो चीज़ का रेडिएशन आपको स्काई में कोई भी डायरेक्शन में आप देखो आपको ये रेडिएशन मिलता है। और फिर लोगों ने कहा कि अच्छा ये जो है ये जो बिग बैंग, हबल लॉ से ही हम लोग अंदाजा कर सकते हैं कि यूनिवर्स की उम्र क्या है। उम्र इज 13.7 बिलियन ईयर्स। बिलियन का मतलब है 1 फॉलोड बाय 9 zeros, 9 zeros। ओके, तो ये जो बिलियन ईयर्स आपने बताया कि इससे पहले ही ये बिग बैंग हुआ है। हाँ, नहीं, बिग बैंग होके 13.7 बिलियन ईयर्स हो गए। तो अब वो 13.7 बिलियन से ये जो धमाके ठंडा हो गया और इसीलिए अब ये 3 डिग्री केल्विन रेडिएशन हमको दिख रहा है। और ये आप कोई भी आसमान में कोई भी तरफ देखो आपको ये रेडिएशन दिखता है। तो लोगों ने इसको भी एक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस समझा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये धमाका हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, जिसका लेफ्ट ओवर जो है 3 डिग्री केल्विन रेडिएशन हमको दिख रहा है, जिसको नाम दिया गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, क्योंकि ये माइक्रोवेव रीजन में इसका वेवलेंथ है, राइट? तो दैट इज CMB। ओके दोस्तों, अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव 90.0 FM। आप सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मानव 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर नात गो शायर, आलिम दीन और मुफक्किर अहमद रजा खान बरेलवी से। अहमद रजा खान बरेलवी, जिन्हें मोहब्बत से आला हजरत कहा जाता है, का जन्म 1856 में बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो अपने दौर के अजीम इस्लामी स्कॉलर, फ़कीह, मुसन्निफ और शायर थे। उन्होंने दीनी उलूम के साथ साथ उर्दू अदब को भी अपने लाजवाब कलाम से मालामाल किया। अहमद रजा खान की शायरी का मरकजी मौजू इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब, अखलाक और रूहानियत है। उनकी नातिया अशार में मोहब्बत, अकीदत और जज्बाए बंदगी का गहरा रंग नजर आता है। उनकी ज़बान निहायत नफीस, पुरअसर और अदबी हुस्न से आरास्ता है। आइए उनकी मशहूर कलाम की चंद अशार सुनते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और उनकी एक और मकबूल नातिया कलाम का हिस्सा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाली, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाली।
अहमद रजा खान बरेलवी ने अपनी शायरी के जरिए इश्क, अदब और इंसानी अखलाक का पैगाम दिया। उनका कलाम आज भी दुनिया भर में मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ा और सुना जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मनु 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया सेन मैम। मैम, आगे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अभी भी हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, अभी भी स्टिल इट्स एक्सपेंडिंग? जी, तो अब कहानी हमारी और भी संजीदा और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि हबल ने तो वो जमाने में मेजरमेंट्स किए, अब उसके बाद लोगों ने और बेहतर तरीके से उसको मेजर करने की कोशिश की है और एक बड़ा सरप्राइज ये आ गया कि नोटिस किया कि एक्सपेंशन तो हो ही रहा है बट विथ एन एक्सेलरेशन, राइट। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई क्योंकि आप एक्सपेंशन ठीक है हो रहा है क्योंकि धमाका हुआ, एक्सपेंशन होगा, लेकिन हमें मालूम है कि ग्रेविटी जो है वो चीजों को पास में लाती है। ये चीज जो है चीजों को और दूर कर रही है, यानी एक्सेलरेशन के साथ कर रही है, राइट। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई जिसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया डिस्कवरर्स को। और ये चीज कुछ एंटी ग्रेविटी टाइप की चीज है और इसको नाम दिया गया डार्क एनर्जी, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं, अर्लियर थियरीज में था कि ऐसा फैल के थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा और शायद वो वापस क्रंच हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग ने ऑब्जर्वेशन से ये पता किया कि एक्सपैंड हो रहा है और तेजी के साथ एक्सपैंड हो रहा है। तो ये तो कुछ एंटी ग्रेविटी टाइप की चीज हो गई जिसको मैंने जैसा आपको बताया नाम दिया गया है डार्क एनर्जी। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके ऑब्जर्वेशंस। अगर आपने कोई चीज़ को ऑब्जर्व किया है तो फिर आपको चॉइस नहीं रहता, आपको वो एक्सेप्ट करना है। तो एग्जिस्टिंग थियोरीज में कभी ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक्सपेंशन एक्सेलरेशन के साथ होगा, तेजी से होगा। जी यस। अच्छा, इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या रोल है इस एक्सपेंडिंग थ्योरी में? जी, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फील्ड इक्वेशंस लिखे कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये फील्ड इक्वेशंस में एक लैम्डा फैक्टर था। अब आइंस्टाइन को ये अंदाजा था कि ये लैम्डा फैक्टर यानी यूनिवर्स जो है ये स्टैटिक है। ओके, उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन था। तो उन्होंने ये लैम्डा का वैल्यू 0 डाल दिया। अच्छा। कुछ लोगों ने लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं डाला, जैसे कि 2 लोग हैं, एक है लेमात्रे और फ्रीडमैन। ये 2 लोगों ने लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं डाला। अच्छा। तो लेमात्रे ने लैम्डा का वैल्यू डाला, जिससे एक्चुअली हबल से पहले लेमात्रे ने ऑलरेडी ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का अंदाजा किया था। मींस उसका जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, मैथमेटिकल इक्वेशंस, ये लेमात्रे ने ऑलरेडी डिराइव कर दिए थे बिफोर हबल। लेकिन ये फर्क था कि लेमात्रे का जो था वो थियोरेटिकल वर्क था, उसके ऑब्जर्वेशंस नहीं थे। लेकिन यूजिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशंस उन्होंने ऑलरेडी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का जो ये एक सोल्यूशन है फील्ड इक्वेशंस का, वो सोल्यूशन की ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया था।
इसलिए आजकल के ज़माने में बिग बैंग के लिए, डिस्कवरी के लिए सिर्फ हबल को ही नहीं, लेमात्रे को भी क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली लेमात्रे ने हबल से बहुत पहले ये ऑलरेडी प्रपोज कर दिया था फ्रॉम द फील्ड इक्वेशंस। आइंस्टाइन की ये लोग बोलते हैं ये आइंस्टाइन बिगेस्ट ब्लंडर, बिगेस्ट गलती ये थी कि आइंस्टाइन ने ये लैम्डा का वैल्यू 0 डाल दिया। लेकिन फिर बाद में जब हबल का डिस्कवरी हुआ तो फिर आइंस्टाइन ने रियलाइज किया कि उनकी ये गलती हो गई। एक्चुअली उनको लैम्डा को नॉन ज़ीरो करना था, यानी कि अज्यूम, ये जो अजम्पशन था उनका कि जो यूनिवर्स है स्टैटिक है, ये गलत है। हमारा यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, हमारे पास एक्चुअली बदलाव यानी चेंजेस हो रहे हैं, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जी, तो आइंस्टाइन, इस तरह से आइंस्टाइन ने एक तरीके से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तो डाल दिया था बिग बैंग के लिए, लेकिन चूंकि लैम्डा को नेग्लेक्ट किया था इस थिंग। बट यस, तो थियोरेटिकली आइंस्टाइन का भी इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वो काम था। जी जी मैम, आपसे मैं ये आगे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग एक मूवी देख रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, उसी को रिवर्स करते हैं बिग बैंग। तो हम लोग ऑलरेडी हबल्स कांस्टेंट का अंदाजा हमें है, तो वो बेसिस पे हम लोग एक्चुअली बता सकते हैं कि कितनी देर लगी यूनिवर्स को बिग बैंग के लिए, यानी कि शुरुआत कब हुई। तो एक्चुअली इन प्रिंसिपल ये हबल 1/h0 जो है आपको देता है एज ऑफ द यूनिवर्स। तो एज ऑफ द यूनिवर्स जो हमें मिला है विथ हबल्स कांस्टेंट प्रेजेंट वैल्यू इज 13.7 बिलियन ईयर्स। बिलियन का मतलब है 13.7, और बिलियन का मतलब है 1 फॉलोड बाय 9 zeros। तो ये है उम्र ऑफ द यूनिवर्स। तो एक तरीके से बिग बैंग से हमको हमारे सबसे अहम सवालों का जवाब मिलता है, यानी कि कायनात की शुरुआत कब हुई और कैसी हुई, क्यों हुई हमें नहीं मालूम है, ये हमें अभी खोजना है, लेकिन कब हुई वो तो हमें मालूम है। जी मैडम, आखिरी में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल? जी, तो ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ये बेसिकली बताता है दो चीज़ें। एक तो कि ये यूनिवर्स हम लोग जैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं वो होमोजीनियस है, यानी कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो अप्रोक्सीमेट फैला बट अप्रोक्सीमेटली सेम है। आप कोई भी जगह को देखो उसका कॉम्पोजिशन, अब आप ये इंडिविजुअल पॉइंट्स के बाद में नहीं, लेकिन इन एवरेज आप लिए तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, होमोजीनियस है। और दूसरी चीज ये है कि ये आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कोई भी डायरेक्शन में आप देखो करीब करीब लगभग आपको सेम रहता है। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बताता है आपका सवाल होगा कि अगर ऐसा हो रहा है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी क्या है कि पूरी कायनात मिल्की वे से फैल रही है, हम लोग क्या सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है कि हमारे से ही सब कुछ फैल रहा है? नहीं, ये जवाब नहीं है। ये एक्चुअली एज पर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल आपके यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, राइट? कोई एज नहीं है। तो आप एक्चुअली बता सकते हैं कि मिल्की वे से आपको दिख रहा है कि मिल्की वे से सब कुछ फैल रहा है, लेकिन उसी तरह से अगर आप आपका सेंटर कोई और पॉइंट ले ले, कोई और गैलेक्सी ले ले, तो उनको भी वैसा ही दिखेगा कि उनके पास से पूरा फैल रहा है, राइट? तो ये इसका बेसिकली मतलब ये है कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, यानी कि आप कोई भी पॉइंट से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा वहीं से सब कुछ फैल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्की वे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। ये सभी जगह से होगा, क्योंकि बेसिकली कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल ये कहता है कि यूनिवर्स का कोई भी पॉइंट वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी में ये जो होमोजेनिटी आइसोट्रोपी है इज इन टर्म्स ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम, यानी कि स्टेडी स्टेट जैसे नाम बताता है वो बताता है कि आपका यूनिवर्स ऐसे ही था, नॉट ओनली इन स्पेस बट ऑल्सो इन टाइम। उसका मतलब है अगर आप इसको 1 बिलियन साल पहले भी देखते थे, आज भी देखेंगे, उसके बाद भी देखेंगे, सेम रहेगा। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी में आपका जो होमोजेनिटी है, आइसोट्रोपी है, इज इन स्पेस एज वेल एज टाइम। बिग बैंग में ऑब्वियसली वैसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम है आपको बिग बैंग हो रहा है, राइट? तो आपको ऑब्वियसली टाइम में आपको होमोजेनिटी नहीं है, क्योंकि आपको एक 13.7 बिलियन ईयर्स के पहले आपको धमाका हुआ, उसके बाद आपका ये हुआ।
तो ये जो दोनों थियोरीज में आपको थोड़ा अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज इस शो में आपने दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। You were listening to the Great Discoveries on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।